हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। मैं CSY आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद CSY में आपका स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक कारक। इसे इंग्लिश में केस बोलते हैं। कारक के बारे में पढ़ने वाले हम पूरा इस वीडियो में हम क्लियर करेंगे कारक। आप वीडियो को अंत तक ध्यान से ज़रूर देखें। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आने वाली वीडियो की अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो बिना किसी इधर उधर की बात किए हुए बात कर लेते हैं हम आज अपने इम्पोर्टेंट टॉपिक कारक की। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कारक। कारक होता क्या है? तो जो शब्द परिवर्तन की इकाइयाँ होती हैं, जैसे लिंग होता है, वचन और काल और कारक। तो शब्द परिवर्तन की 4 इकाइयाँ होती हैं। टोटल कितनी इकाई होती हैं? 4। तो उनमें से ही एक शब्द परिवर्तन की इकाई कारक होती है। लिंग, वचन, कारक और काल, ये 4 शब्द परिवर्तन की मुख्य इकाई हैं। उनमें से एक होती है कारक। कारक का शाब्दिक अर्थ होता है कार्य करने वाला, अर्थात कर्ता। वाक्य में प्रयुक्त पदों मुख्यतः कर्ता या क्रिया को जोड़ने का कार्य करने वाली इकाई कारक होता है। यह क्रिया को जोड़ने का काम करता है, एक दूसरे से संबंध स्थापित करता है, जोड़ता है। उस इकाई को हम कारक कहते हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कारक विभक्ति या परसर्ग। इसे विभक्ति या परसर्ग भी कहा जाता है। तो कारकों की पहचान बताने वाले चिन्ह शब्दों को, जो चिन्ह होते हैं इनके कारक के, उन्हें विभक्ति कहा जाता है। विभक्ति के अन्य नाम कारक चिन्ह, ये कारक का चिन्ह बताती हैं, या परसर्ग भी इनको कहा जाता है। प्रत्येक कारक की एक अपनी अलग विभक्ति होती है। कुछ कारकों की विभक्ति कैसी होती है? सेम होती है, समान होती है, परंतु उनमें दोनों का व्यवहार, उनका जो व्यवहार है, जो उनके अप्रोच है, वो अलग अलग होती है। जिस प्रकार करण कारक की विभक्ति से होती है, करण कारक की विभक्ति क्या होती है? से होती है। अपादान कारक की विभक्ति भी से होती है, लेकिन अपादान जो कारक होता है वो अलग के भाव में आता है, हमेशा अलगाव के भाग में। अलग यदि भाव होता है वाक्य में तो वहाँ अपादान कारक आता है, और करण कारक संबंध स्थापित करने के भाव में आता है। तो इनके जो व्यवहार है वो अलग अलग हो गया, लेकिन विभक्ति इनकी सेम ही रही। क्या रही? से। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कारकों के प्रकार, टाइप ऑफ केस। तो कारकों के मूल रूप से यदि पूछे तो मूल रूप से 6 प्रकार थे, लेकिन इनमें संबंध और संबोधन को छोड़ दिया जाता है मूल रूप में। यदि वर्तमान कारकों की या कुल कारकों की संख्या पूछे तो वो है 8। इसमें संबंध कारक और संबोधन कारक को भी जोड़ लिया जाता है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं सबसे इम्पोर्टेंट कारक की जान। यदि यह आपने याद कर लिया तो पूरा कारक खत्म हो जाता है। कारक और उससे संबंधित विभक्ति, क्योंकि कारक किस वाक्य में है इसकी पहचान करने के लिए विभक्ति का याद होना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो उसे हम मिलकर याद करने वाले हैं। तो कर्ता, कर्ता कारक की विभक्ति होती है ने, ने, कर्ता ने। और कर्म कारक की विभक्ति होती है को, कर्म को। करण की विभक्ति होती है से या के द्वारा। यह माध्यम या साधन बताने का कार्य करता है। कौन करता है? करण कारक माध्यम या साधन बताने का कार्य करता है। संप्रदान कारक की विभक्ति भी होती है के लिए। संप्रदान कारक की विभक्ति क्या होती है? के लिए, के लिए। अपादान कारक की विभक्ति होती है से। ये होती है अलगाव के अर्थ में। अलग किसी वस्तु का जब अलग होते हैं या फिर तुलना करते हैं, कंपैरिजन करते हैं, तुलना के अर्थ में, वो होती है अपादान कारक की व्यक्ति। संबंध, तो जब हम संबंध बताते हैं तो का, के, की, रा, रे, री, ना, ने, नी, इस प्रकार के शब्दों का यूज करते हैं तो ये व्यक्ति होती है संबंध कारक की। तो कर्ता ने कर्म को, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, संप्रदान के लिए अपादान से अलग या तुलना के भाव में, संबंध का, के, की, ना, नी, ने, रा, रे, री। अधिकरण कारक की विभक्ति क्या होती है? तो अधिकरण की विभक्ति होती है मैं, पर, ऊपर। इस प्रकार की विभक्ति अधिकरण कारक में प्रयुक्त की जाती है। अधिकरण कारक समय का बोध भी कराता है। संबोधन कारक हे, अरे, ओ, रे, अजी, ऐसी विभक्तियां यदि प्रयोग जो संबोधन के लिए प्रयुक्त की जाती हैं, वहाँ संबोधन कारक होता है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, अब एक एक से हम हर कारक के डिटेल की ओर बढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कर्ता कारक।
तो कर्ता कारक, इसमें ने विभक्ति यदि जिस वाक्य में आपको मिल जाए तो ने यदि विभक्ति लगी है तो वहाँ कर्ता कारक होता है। वाक्य में प्रयुक्त हुआ है संज्ञा या सर्वनाम शब्द जो क्रिया करता है, क्रिया को जो करे, क्रिया का जो प्रभाव पड़ता है वो हमेशा कर्ता पर करता है, जो कार्य को करता है तो वह कर्ता होता है। इसमें ने विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे हम यदि उदाहरण लेते हैं, जैसे राम चलता है, तो इसमें चल कौन रहा है, तो इसका पूरा प्रभाव राम पर पड़ रहा है। राम चल रहा है तो राम क्या है, यहाँ करता है। राम क्या है, करता है। और इम्पोर्टेंट बातों को हम डिस्कस कर लेते हैं कर्ता कारक के बारे में। तो सबसे पहली इम्पोर्टेंट बात तो यही हो गई कि कर्ता कारक की व्यक्ति ने होती है और इसका पूरा क्रिया का प्रभाव कर्ता पर पड़ता है। कर्ता कारक के साथ ने का प्रयोग केवल भूतकाल में किया जाता है। केवल कौन से काल में ने का प्रयोग होगा कर्ता कारक के साथ, केवल भूतकाल में होगा। भूतकाल के भी भेद होते हैं, आसन भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल। तो भूतकाल में अपूर्ण भूतकाल एक भेद होता है, जब हम काल डिस्कस करेंगे तो उसमें हम पढ़ेंगे। अपूर्ण भूतकाल में इसका ने का प्रयोग नहीं होता है। और इम्पोर्टेंट बात क्या हो सकती है इसकी, तो और इम्पोर्टेंट बात है कर्ता कारक के साथ ने का प्रयोग सकर्मक क्रिया में होता है। एक सकर्मक क्रिया होती है, अकर्मक। सकर्मक मतलब जिसका प्रभाव कर्म पर पड़े, अकर्मक जिसका मतलब कर्म का कोई प्रभाव ना पड़े। दो प्रकार की क्रियाएं होती हैं। तो सकर्मक क्रिया के साथ हमेशा ने का प्रयोग होता है कर्ता कारक में। एक भूतकाल में हमेशा ने का प्रयोग होगा। जैसे राम ने देखा, राम ने देखा, तो किसने देखा, राम ने देखा, तो पूरी प्रभाव इसका किस पर पड़ रहा है, राम पर पड़ रहा है, तो यहाँ कर्ता कारक होगा। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कर्म कारक की। कर्म कारक, कर्म कारक की सबसे पहले हम विभक्ति हमें याद होना चाहिए। तो कर्म कारक की विभक्ति को होती है, को, जिस पर क्रिया अपना प्रभाव डालती है। अभी पढ़ा था हमने, जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़ता है, जिस पर क्रिया पूर्ण रूप से प्रभावित होती है, जो प्रभावित होता है वह होता है कर्ता कारक, और जिस पर प्रभाव डालती है वह होता है कर्म कारक। जैसे उदाहरण से हम समझेंगे, राम ने श्याम को देखा, राम ने श्याम को देखा, तो पूरा प्रभाव इसका श्याम पर पड़ रहा है। राम ने किसे देखा, तो श्याम को देखा, तो श्याम क्या हो गया, कर्म कारक हो गया। यदि वाक्य का कर्म सजीव हो तो विभक्ति सहित होगा। यदि वाक्य में जो कर्म है वो सजीव है, सजीव है, जीवित है, तो वह विभक्ति के सहित होगा। और यदि कर्म निर्जीव है, कैसा है, निर्जीव है, तो वह विभक्ति के रहित होगा, तो उसमें विभक्ति नहीं होगी, तो उसमें विभक्ति नहीं होगी। जैसे राम ने पुस्तक पढ़ी, तो कर्म निर्जीव है तो विभक्ति नहीं होगी, इसमें विभक्ति नहीं है, राम ने पुस्तक पढ़ी। इस प्रकार हमने कर्म कारक को देखा। अब हम आगे बात कर लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा करण कारक। करण कारक की विभक्ति होती है से, के द्वारा। करण कारक एक क्या होता है, कर्ता का माध्यम होता है, माध्यम। इसकी विभक्ति से, के द्वारा होती है। कर्म कारक, जैसे छात्र पेन से लिखता है, छात्र किससे लिखता है, पेन से लिखता है। तो इसमें करण कारक यदि हमसे पूछे तो छात्र क्या हो गया, कर्ता हो गया छात्र हमारा, और लिखना क्या हो गया, ये क्रिया हो गई। किससे लिखता है, माध्यम क्या है उसका, किसके द्वारा लिखता है, तो वह लिखता है आपका किसके द्वारा, पेन के द्वारा। तो पेन क्या हो गया, यहाँ करण कारक हो गया। और भी करण कारक कहाँ कहाँ हो सकता है, उन इम्पोर्टेंट बातों पर भी हम डिस्कस कर लेते हैं। और भी करण कारक कहाँ हो सकता है, तो यदि विकलांगता का भाव है वाक्य में तो वहाँ भी करण कारक होगा। व्याकुलता का भाव है तो वहाँ भी करण कारक होगा। यदि व्यवस्था है, मजबूरी है या बाध्य हैं आप, तो भी वहाँ करण कारक होगा। ये स्पेशल केसेस है करण कारक होने के। नेक्स्ट हमारा कारक है संप्रदान कारक। तो संप्रदान कारक के बारे में हम जान लेते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट। संप्रदान कारक की सबसे पहले हमें विभक्ति याद होना चाहिए। संप्रदान कारक की विभक्ति होती है के लिए। वाक्य का कर्ता जिसके लिए कार्य करता है वह संप्रदान होता है। जैसे राम सीता के लिए फल लाए, राम सीता के लिए फल लाए, तो किसके लिए फल लाए, राम सीता के लिए फल लाए, तो के लिए विभक्ति का लोप हो रहा है, तो यहाँ कौन सा कारक होगा, संप्रदान कारक होगा। और भी स्पेशल केसेस संप्रदान कारक के बन सकते हैं, उनको भी हम जान लेते हैं। संप्रदान कारक
की विभक्ति के लिए का लोप होता है तो वहाँ भी होता है। स्पेशल केसेस जैसे रुचि का भाव है, रुचि जैसे गणेश जी को मोदक प्रिय है, लड्डू प्रिय है, तो इसमें एक रुचि का भाव आया तो उसमें भी संप्रदान कारक होगा। ईर्ष्या का भाव, जलन का भाव आया तो उसमें भी संप्रदान कारक। दान की बात आई तो वहाँ संप्रदान कारक। उपहार देने की बात हुई, किसी को भेंट देने की बात हुई, या उपहार, भेंट, दान, पुरस्कार आदि का भाव प्रकट हो तो वहाँ कौन सा कारक होता है? संप्रदान कारक होता है। अगला हम अपना बात कर लेते हैं अपादान कारक की। तो अपादान कारक का विभक्ति क्या होती है? से अपादान कारक की अपादान कारक की विभक्ति होती है से हमने करण कारक की विभक्ति पढ़ी है, लेकिन उसमें हमने डिफरेंस जाना। करण कारक एक माध्यम होता है कर्ता से कार्य करवाने का, और अपादान कारक में अलग करने का भाव होता है। अलग करने का भाग जिसमें प्रधान हो उसमें हमारा करण कारक होता है। और करण कारक के स्पेशल क्या हो सकते हैं? तो घृणा का भाव भी जहाँ व्यक्त होता है वहाँ भी अपादान कारक होता है। और जहाँ निषेध के अर्थ में, निषेध किसी बात को मना किया जाए, वहाँ भी हमारा अपादान कारक होगा। भय के अर्थ में भी अपादान कारक होगा। विद्याध्ययन के भाव वाले वाक्यों में भी अपादान कारक होगा। और मेन मुख्य है आपका तुलना। यदि तुलना हो, उत्तरावस्था इसकी तुलना हो तो उसमें भी अपादान कारक होगा। सबसे पहले से विभक्ति का लोप हो, अलगाव का भाव हो, घृणा, निषेध, भय, तुलना का भाव हो तो वहाँ भी अपादान कारक होगा। जैसे कि अमीर गरीबों से घृणा करते हैं। राम मोहन से अच्छा है, राम मोहन से अच्छा है, तो इसमें राम की तुलना मोहन से की जा रही है तो इसमें कौन सा कारक होगा? तुलना के भाव में हमने पढ़ा है अपादान कारक होगा। सबसे फेमस ये उदाहरण आता है, कई पेपरों में पूछा गया है, पत्ता पेड़ से गिरता है, पत्ता पेड़ से गिरता है तो इसमें कौन सा कारक है? तो पत्ता जो है वो पेड़ से अलग हो रहा है तो इसमें अलगाव का भाग है, अलगाव का भाग है तो इसमें कौन सा कारक होगा? अपादान कारक होगा। और जो अलग होता है वो उसमें अपादान कारक नहीं होता है। यदि इसमें और डीप पूछ ले तो पेड़ में अपादान कारक होगा। जिससे जो वस्तु अलग होती है, जो स्थिर वस्तु है, जैसे पेड़ स्थिर है, इसमें पेड़ स्थिर है तो पेड़ में कौन सा कारक होगा? अपादान कारक होगा, ना कि पत्ते में होगा। नेक्स्ट कारक की हम बात कर लेते हैं, संबंध कारक। वह कारक जो एक दूसरी वस्तुओं में संबंध स्थापित करता है। जैसे इसकी विभक्ति क्या होती है? का, के, की, रा, रे, री, ना, ने, नी, इसकी विभक्तियां होती हैं संबंध कारक की, जिससे कर्ता से क्रिया का संबंध बताया जाता है, एक दूसरे का रिलेशन बताया जाता है। वहाँ कौन सा कारक होता है? संबंध कारक होता है। संबंध कारक की जो विभक्तियां हैं वो लिंग वचन के संबंधी के अनुसार बदल जाती हैं। लिंग और वचन के अनुसार कैसे बदल जाती हैं? जैसे कोई स्त्रीलिंग है तो उसके लिए की प्रयुक्त होगा, कोई स्त्री पुल्लिंग है तो उसके लिए का प्रयुक्त होगा। तो ये लिंग वचन के आधार पर थोड़ी इधर उधर हो जाती हैं। रा, री, ई की अक्रांत की मात्रा कब आती है? जब स्त्रीलिंग का बोध हो। तो इस प्रकार इसकी विभक्तियां भी चेंज होती रहती हैं लिंग वचन के अनुसार। जैसे हम इसका एक उदाहरण जान लेते हैं। संबंध कारक का उदाहरण क्या हो सकता है? मोहन का मित्र आया है, मोहन का मित्र आया है, मोहन का मित्र आया है, तो मित्र किसका आया है? मोहन का। तो मोहन का जो मित्र से संबंध बता रहा है तो यहाँ कौन सी व्यक्ति है? काके की संबंध कारक यहाँ होगा। अब नेक्स्ट हम अगले कारक की ओर बढ़ते हैं। अगला कारक है हमारा अधिकरण कारक। इसकी विभक्ति होती है मैं पर ऊपर। में पर ऊपर विभक्ति का जहाँ लोप होता है वहाँ अधिकरण कारक होता है। वाक्य का कर्ता जिस आधार पर आधारित होकर, ये अधिकरण का अर्थ ही होता है एक आधार, बेस, आधार, जिस आधार पर कार्य करता है उसे अधिकरण कारक कहते हैं। जैसे बिल्ली मेज पर बैठी है, बिल्ली मेज पर बैठी है, तो बिल्ली एक आधार है, बेस है। किस पर? मेज एक बेस है बिल्ली के बैठने का, तो एक आधार है। तो इसके में पर व्यक्ति का लोप हो रहा है तो यहाँ कौन सा कारक होगा? अधिकरण कारक होगा। नेक्स्ट संबोधन कारक। संबोधन कारक की विभक्तियां होती हैं हे, अरे, ओ, हे, अरे, ओ, अजी। संबोधन कारक जिसमें हम जिन शब्दों से संबोधन करते हैं किसी भी वाक्य का
जिन शब्दों से हम संबोधन करते हैं वहाँ संबोधन कारक होता है। जैसे हे राम, हे राम क्या होगा, अब क्या होगा, हे राम अब क्या होगा, बहुत ही मेहनत करने के बाद सिलेक्शन नहीं हुआ, हे राम अब क्या होगा। तो इस प्रकार के वाक्य, हे भगवान मेरी रक्षा करो। अब संबोधन कारक सबसे सरल है समझना। संबोधन कारक की जो विभक्ति होती है वो सबसे पहले आती है, हमेशा वाक्य के सबसे पहले जो विभक्ति आती है वो संबोधन कारक की आती है। और सभी विभक्तियां वाक्य के बीच में अंत में कहीं भी आ सकती हैं, लेकिन संबोधन कारक एकमात्र ऐसा कारक है जिसकी जो विभक्ति या परसक चिन्ह है वो वाक्य के सबसे पहले आता है, वाक्य के सबसे पहले आता है। इसमें विभक्ति सबसे पहले आती है। इसकी पहचानने का सबसे सरल इजी तरीका, सबसे पहले विभक्ति देख लें। यदि पहले है, सभी कारकों में विभक्ति बाद में आती है, कारक शब्द पहले आ जाते हैं संबोधन कारक को छोड़कर। संबोधन कारक इसका क्या है, अपवाद है। तो यहाँ तक हमारे आज की स्लाइड पूरी कारक कंप्लीट हो गए हैं। मैंने ऐसा प्रयास किया है कि थोड़े समय में अच्छे से अच्छा कंटेंट आप तक पहुँच सके। आपको कारक, अब जहाँ तक आप कोई सी भी बुक उठा लेना, आपके हर क्वेश्चन बनेगा यदि आप इस वीडियो को अच्छे से देखते हैं। एक बार हम सारी चीज़ों को रिवर्स रिवाइज कर लेते हैं जल्दी से। सबसे पहले हमने पढ़ा कारक क्या है, तो शब्द परिवर्तन की इकाई है कारक। शब्द परिवर्तन की 4 इकाई होती हैं, लिंग, वचन, कारक और काल। कारक का शाब्दिक अर्थ होता है कार्य करने वाला अर्थात कर्ता। ये वाक्य में जोड़ने का कार्य करते हैं एक दूसरे को। कारक व्यक्ति को हम परसर्ग भी कहा जाता है। एक एक कारक की अलग अलग व्यक्ति होती है। कारक मूलतः 6 प्रकार के और कुल 8 प्रकार के होते हैं। अब इनकी महत्वपूर्ण विभक्तियाँ हम फिर से रिवाइज कर लेते हैं अच्छे से, क्योंकि ये हमें याद होना अति आवश्यक है। यह हमें यदि याद हो गई तो हमारा 75 से 80% काम यहीं खत्म हो जाएगा। कर्ता की व्यक्ति होती है ने। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, संप्रदान के लिए, अपादान से या अलग या तुलना के भाव में, संबंध का, के, की, रा, रे, री, ना, ने, नी, ये इसकी विभक्तियाँ हैं। अधिकरण में पर, अधिकरण में पर, ऊपर। अधिकरण का अर्थ क्या होता है, एक माध्यम। संबोधन हे, अरे, ओ, रे, इसकी विभक्ति सर्वप्रथम प्रयोग की जाती है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं अगला। अब कर्ता कारक के बारे में हमने क्या क्या पढ़ा, तो हमने कर्ता कारक के बारे में पढ़ा। इसकी विभक्ति क्या होती है, ने होती है। क्रिया कर्ता पर यदि डिपेंड करती है। राम चलता है तो कौन चलता है, तो राम चलता है। यह जो कारक है वो हमेशा भूतकाल में प्रयोग होता है, अपूर्ण भूतकाल को छोड़कर। सकर्मक क्रिया के साथ ने का प्रयोग होता है, जैसे राम ने देखा। कर्म को विभक्ति होती है, राम ने श्याम को देखा, तो कर्म हमेशा सजीव के साथ आता है, निर्जीव के साथ व्यक्ति की प्रयोग नहीं होता है। करण कारक से के द्वारा या माध्यम। छात्र पेन से लिखता है तो एक माध्यम है पेन से लिखना। पेन क्या है, एक माध्यम है लिखने का। विकलांगता के भाव में भी करण कारक होता है। व्याकुलता, व्यवस्था, मजदूरी, बाध्यता के भाव में भी। संप्रदान कारक के लिए, राम सीता के लिए फल लाए, तो किसके लिए लाए, सीता के लिए। संप्रदान कारक और कहाँ हो सकता है, रुचि के भाव में, ईर्ष्या के भाव में, दान, उपहार, भेंट के भाव में। अपादान कारक से अलग करने के भाव में, घृणा, निषेध, भय, तुलना के भाव में होता है अपादान कारक। राम मोहन से अच्छा है तो यहाँ तुलना हो रही है। पत्ता पेड़ से गिरता है तो किससे गिरता है, पेड़ से गिरता है, तो पेड़ में अपादान कारक है। संबंध कारक काके की, रारे री, नाने नी। लिंग वचन के अनुसार इसकी व्यक्तियाँ चेंज हो जाती हैं। मोहन का मित्र आया तो किसका मित्र आया, मोहन का। इस उदाहरण से हमने समझा था। अधिकारण कारक में पर, ऊपर, एक आधार का कार्य करता है। अधिकारण कारक संबोधन हे, अरे, ओ, विभक्ति पहले आती है। इसमें हमेशा विभक्ति हमेशा पहले आती है संबोधन कारक में। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं। कुछ कमियां यदि आपको लग रही हो तो आप कमेंट में ज़रूर मेंशन करें। उन कमियों को नेक्स्ट वीडियो में दूर किया जाएगा। चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, ज़रूर करें। जल्दी से अपना प्यार बरसा दें वीडियो पर। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।